नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में फसलों की नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इससे बचाने के लिए सफसली खेती की विकल्प अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से प्रयोगधर्मी किसान राम अलम पटेल, जो शिमला मिर्च की खेती के साथ साथ देसी मिर्च की खेती भी करते हैं। आज इस बात पर सभी एकमत हैं कि कृषि क्षेत्र में किसानों को अधिक लाभ मिल सके। अधिक लाभ तभी संभव है जब उत्पादन में लागत कम लगे या नई तकनीकों का प्रयोग करके उन्नत खेती की जाए और उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाएं। कृषि नवाचारों को अपनाकर तथा कृषि विशेषज्ञों की उचित सलाह को प्रयोग में लाकर उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि आज की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में मार्केट में अपनी अलग पहचान बन सके और उत्पादों का त्वरित निष्पादन संभव हो सके। यदि आपके उत्पाद गुणवत्तापूर्ण होंगे तो मंडी में इसकी मांग बढ़ेगी और मूल्य भी अधिक मिलेगा। कुछ किसान एक साथ कई फसलों की खेती करते हैं, जिससे यदि एक फसल में नुकसान हो तो दूसरे से उसकी भरपाई की जा सके। कुछ किसान मुख्य फसल के साथ दूसरे फसल की खेती सहफसली खेती के रूप में करते हैं और दोनों से लाभ कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं वाराणसी जनपद के आराजी लाइन ब्लॉक के भावपुर ग्राम निवासी राम अलम पटेल, जो मुख्यतः शिमला मिर्च की खेती करते हैं। लेकिन शिमला मिर्च के साथ साथ ये खेत के छोटे से हिस्से में सहफसली खेती के रूप में देशी मिर्च की खेती भी करते हैं। राम अलम पटेल शिमला मिर्च की खेती के लिए इसकी नर्सरी का उत्पादन स्वयं करते हैं। नर्सरी तैयार करके मुख्य खेत में रोपण करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए राम अलम पटेल खेत की गुड़ाई करके इसमें सड़ी गोबर और बर्मी कंपोस्ट डालते हैं। फिर 2-2 इंच पर बीज डालते हैं। 20 से 25 दिन में ये नर्सरी पूरी तरह तैयार हो जाती है। तैयार नर्सरी यहाँ से उखाड़कर उसे मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तैयार नर्सरी को खेत में लगाने से पहले खेत की अच्छे से जुताई की जाती है। फिर पाटा लगाया जाता है। पाटा लगाने के बाद खेत में मेड़ बनाया जाता है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट तथा पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट, इतने पर हम लगाते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि हमें पौधे को पर्याप्त रोशनी मिलती है। जब हम खाद देते हैं पौधे को, तो खाद पौधे को बहुत आसानी से मिल जाती है और दूरी 2 फीट देने पर पौधे की निराई गुड़ाई करने में आसान होती है, जिससे कि हम लोग आराम से निरा गुड़ा सकें। नर्सरी रोपण के समय दूरी का उचित ध्यान देना पड़ता है, जिससे पौधे को सही ढंग से रोशनी प्राप्त हो सके। यदि पौधा घना होता है तो उसे अच्छी तरह से रोशनी नहीं मिलती और उत्पादन भी प्रभावित होता है। उचित दूरी रखने से सस्य क्रियाओं में भी आसानी रहती है।
पौधों की बढ़वार के साथ सस्य क्रियाओं का महत्व बढ़ जाता है। खेतों में खरपतवार बढ़ने लगता है। इसके लिए राम अलम पटेल अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से खेत में निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हटा देते हैं। खेत यदि खरपतवारों से साफ रहेगा तो खेतों में डाले गए पोषक तत्वों का लाभ सीधे पौधों को मिलता है। निराई गुड़ाई से फ़ायदा है कि यदि हम निराई गुड़ाई कर देंगे इसका, तो जो भी पोषक तत्व तो हम अपने खेत में देंगे पौधों को, वो पौधा आसानी से उसको उठा लेगा। यदि घास नहीं निकालते हैं तो पौधा उठाएगा और हमारा पौधा कमज़ोर हो जाएगा। उचित सस्य क्रिया प्रबंधन और देखभाल से पौधों में समय से फली निकलना शुरू हो जाता है। फली निकलने के साथ फलछेदक कीड़ों का प्रकोप शुरू हो जाता है। इससे बचाव के लिए राम अलम पटेल अपने खेतों में दवा के रूप में ट्राइजोफास का प्रयोग करते हैं। 2 ml दवा प्रति लीटर पानी की दर से खेतों में छिड़काव करते हैं। फल छेदक के लिए हम ट्राइजोफास दवा चला देते हैं। इसकी मात्रा होता है 30 ml पर टंकी, मतलब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसमें दवा डालते हैं। उसके बाद छिड़काव कर देते हैं। इसका छिड़काव करीब 1 सप्ताह के अंतराल पर कर देते हैं। जब तक कि इस कीट मान नहीं जाते तब तक इसका छिड़काव करते रहते हैं। कीटों के नियंत्रण होने तक 1 सप्ताह के अंतराल पर दवा छिड़कते रहते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च में येलो मोजैक बीमारी का खतरा भी रहता है। इसे गुर्चा रोग भी कहते हैं। इसके प्रभाव में आने से पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों में फल भी छोटे छोटे होते हैं। इसके उपचार के लिए डायथेम M45 को 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की दर से खेतों में छिड़काव करते हैं। और इसमें एक और रोग लगता है येलो मोजैक। इसकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पीली हो जाती है और गुर्चा, मतलब गुर्चा के नाम से उसे जाना जाता है। और उसमें उसका बढ़वार नहीं होता है, उसमें फल लगते हैं तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं। इसके रोकथाम के लिए, इसके उपचार के लिए हम और डायथेनम 45 जो है 50 ग्राम प्रति टंकी। राम अलम पटेल गुर्चा रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे इसके वायरस का असर अन्य पौधों पर न पड़े। इसको गाड़ देते हैं कि इसका जो वायरस है फिर दूसरे पर अटैक ना करे, जिससे और हमारी फसल सुरक्षित बची रहे। फसलों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सिंचाई प्रबंधन अति आवश्यक है। शिमला मिर्च के खेतों में ठंडी के मौसम में 10 से 12 दिन बाद पानी देना पड़ता है, लेकिन फरवरी मार्च में जब तापमान बढ़ जाता है तो 5 से 6 दिन के अंतराल पर पानी देना पड़ता है। सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे ठंडी का मौसम है तो करीब 10 दिन 12 दिन पर उसको मैं सिंचाई उसको कर देता हूँ। और जैसे गर्म मौसम हो गया, जैसे फरवरी मार्च का महीना है, फरवरी मार्च में ज़्यादा
तापक्रम बढ़ जाता है तो करीब 5 दिन 6 दिन पर उसकी सिंचाई करते रहते हैं। राम अलम पटेल ने शिमला मिर्च की खेती की शुरुआत 2 से 4 बिस्वा खेत से की थी, लेकिन जब इन्हें इसकी खेती में लाभ दिखने लगा तो इन्होंने इसकी खेती का विस्तार किया और आज वो 1 बीघा खेत में सफलतापूर्वक शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। 10 ग्राम 20 ग्राम बीज ले आए और 2 4 5 बिस्से में हमने उसको लगाया। जब लगाया तो हमें उसमें प्रॉफिट समझ में आया। जब प्रॉफिट समझ में आया तो हमने उसका मात्रा बढ़ा दिया। आज करीब 1 बीघे में हम शिमला मिर्च लगा रहे हैं और यहाँ 10 बिस्सा लगाए हैं और 10 बिस्सा दूसरी जगह लगाए हैं। आरंभ में उद्यान विभाग द्वारा इन्हें खेती की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद इन्होंने IIVR तथा BHU के ICAR में भी 6 दिनों की ट्रेनिंग प्राप्त की। आज राम अलम पटेल पौधों में किसी भयंकर बीमारी की दशा में उद्यान विभाग और कृषि विभाग का पूरा सहयोग लेते हैं। वो रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर संबंधित विशेषज्ञों से मिलते हैं और अपनी समस्या का निदान करते हैं। यदि रोग से ग्रसित होता है तो हम पौधे को देखते हैं कि जो पौधा ग्रसित है उसको उखाड़ लिए जड़ से। उसके बाद नज़दीक जैसे कृषि विभाग है हमारा यहाँ पोल्ट्री फार्म पर, या फिर उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग उसको लेकर चले जाते हैं तो वहाँ से वैज्ञानिकों से हम संपर्क करते हैं और वो लोग जो दवा बताते हैं वो दवा हम उस पर देते रहते हैं। शिमला मिर्च की फसल 7 महीने की होती है। लगभग 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है। तैयार नर्सरी से पौधरोपण करने के 2 महीने बाद इसमें फलत शुरू हो जाती है। लगातार 4 महीने तक प्रति सप्ताह इसकी तुड़ाई होती रहती है। सात महीने की इस फसल में संपूर्ण खर्च काटकर राम अलम पटेल को 1 बीघा के शिमला मिर्च खेती से लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक का फायदा हो जाता है। ये 7 महीने का फसल है और इसमें 1 बीघे में सारे खर्चे काट कर हमको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं इसमें। शिमला मिर्च की खेती के अलावा इन्होंने 4 बिस्वा खेत में देसी मिर्च भी लगा रखा है। देसी मिर्च की खेती से राम अलम पटेल को 20 से 25 हज़ार की अतिरिक्त आय हो जाती है। शिमला मिर्च के अलावा हमने देसी मिर्च का भी खेती करीब 4 बिस्सा कर रखा है, जिससे इससे हमें अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। करीब 4 बिस्सा में 20 से 25 हज़ार रुपये हमें बचत हो जाता है खर्च काट कर। खेती के अलावा राम अलम पटेल सरकारी योजनाओं में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय शाक भाजी परियोजना के अंतर्गत चलने वाली SFAC अर्थात लघु किसान व्यापार संघ में भी पंजीकृत सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अब हमारा भी लघु किसान व्यापार संघ के अंतर्गत हमने भी अपना पंजीकरण करा रखा है, जिससे हमें अपने फसलों का भरपूर लाभ मिलेगा। जैसे सब्जी हमने उत्पादन किया, ये मंडी में ले जाएंगे और मंडी में हमें बिचौलियों को नहीं देना पड़ेगा।
जिससे हमें भरपूर लाभ उसका मिलेगा। किसान मुख्य फसल के साथ साथ अन्य फसलों की सहफसली खेती करके अधिक लाभ कमा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा शुरू की गई योजना भी किसानों के आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगी। किसान भाइयों, बात रही ये शिमला मिर्च की खेती की, तो आइए देखते हैं पुराने अमरूद की बागों को जीर्णोद्धार कैसे करें। इसके बारे में बता रहे हैं उद्यान विभाग के विशेषज्ञ ज्योति कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आज हम बातचीत करेंगे अमरूद के जो अनुत्पादक जो पौधे हैं उनके जीर्णोद्धार के विषय में। सबसे पहले ये बताइए कि जो अमरूद के अनुत्पादक पौधे हैं उनके जीर्णोद्धार से जो हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, अमरूद के अनुत्पादक जो बाग हैं वो स्वतः आपने कहा कि अनुत्पादक हैं। तो जब तक उत्पादन हमको नहीं मिलेगा तो हमें कोई लाभ तो है ही नहीं। और जीर्णोद्धार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके का अगर हम नियम संगत तरीके से इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि हमें उन पौधों में एक नई जान हम दे देते हैं इस प्रक्रिया से। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और जो अफलत की स्थिति बनी हुई है बागों में वो फलत की स्थिति में आ जाती है। तो हम जो जिसमें फल नहीं आ रहे हैं और उनमें अब फल आना प्रारंभ होंगे, इसलिए जीर्णोद्धार की प्रक्रिया अत्यंत ही लाभदायक किसानों के लिए है। तो इसको ज़रूर अपनाएं और मुख्य रूप से इसका जो समय है वो इस समय दिसंबर का महीना है। दिसंबर की शुरुआत से ये मतलब इसका जो है जीर्णोद्धार शुरू कर दें। बिल्कुल, दिसंबर का उपयुक्त समय है और इस समय आप अपने बागों का जीर्णोद्धार करना प्रारंभ करें। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि जो क्षतिग्रस्त टहनियाँ हैं जिनमें आप बहुत से रोग दिखाई दे रहे हैं उनको आप छांट दें। और छटाई के समय ये ध्यान रखें कि जो बीज की मुख्य तेज़ी से बढ़ती हुई शाखा है उसको ज़रूर हटा दें, जिससे कि बाग में प्रकाश आए। क्योंकि जब बाग आपस में लगने लगते हैं और उनमें प्रकाश कम आता है तो उत्पादन को ज़रूर प्रभावित करते हैं। तो इसलिए उनकी छटाई के लिए ये सबसे उपयुक्त है। जो नए बाग हैं जिनमें आप फलत ले रहे हैं उनका जो कैनोपी है प्रबंधन उसे आप कर सकते हैं और जो पुराने बाग हैं उनको आप करीब 1 मीटर की ऊंचाई से काट दें। डॉक्टर साहब, अमरूद के जो पौधे उनका जीर्णोद्धार जो करते समय सावधानी क्या क्या बरतें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि प्रायः हमने कह दिया कि काट दें तो आपने कुल्हाड़ी उठाई और काट दिया। ऐसा नहीं करना है। इस काटते समय ये ध्यान रखना है कि हम कोई तेज धार की आरी का इस्तेमाल करें, जिसमें कि काटते समय पहले नीचे की तरफ से एक हल्का सा कट लगाएं और फिर ऊपर से उसको काटें। उससे क्या होगा कि जब टहनियाँ नीचे की ओर गिरेंगी तो वो फटेंगी नहीं, और जब फटेंगी नहीं तो आप देखेंगे कि हमें नुकसान भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले नीचे की तरफ से तेज़ धार की आरी से हम कट लगाएं और फिर ऊपर से उसको काटें। जब आप काटेंगे तो स्वाभाविक है कि एक हिस्सा आपका बाहर की ओर दिखाई देने लगेगा, जिसमें कि बहुत से रोग कारक भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए किसान भाई उनके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक पतला सा पेस्ट बनाकर लगा दें। और जिन किसान भाइयों के पास ये नहीं है तो देसी गाय का गोबर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे कि आपका जो कटा हुआ भाग है वो किसी तरीके से रोग से और किसी संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रख रहा है। डॉक्टर साहब, इसकी सिंचाई जो है वो कब करें? देखिए, ये बहुत सामयिक प्रश्न आपने किया कि अक्सर लोग करते क्या हैं किसान भाई कि साहब हमें बता दिया गया कि उसकी कटाई करनी, हमने कटाई कर दी। नहीं साहब, कटाई करना मतलब एक तरीके से आपने उसको एक ऐसी अवस्था में ले गए जहां उसकी खाने की, सिंचाई की, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है। और जिन बागों का आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं उनमें खान पान और सिंचाई की व्यवस्था तो बहुत अच्छी रखनी है। क्यों? क्योंकि उनसे फिर हमें नए कल्लों का विकास कराना है, सृजन कराना है। इसलिए आप जिन बागों की कटाई के लिए आप चिन्हित कर रहे हैं उनमें थाले का निर्माण कर लें और प्रति जो अमरूद का पौधा है उसमें 50 किलो सड़ी गोबर की खाद का आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ नीम की खली, अगर 5 किलो
नीम की खली का प्रयोग करते हैं, 50 किलो सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और अच्छे से खूब गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद उसकी हल्की सी सिंचाई कर दें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ मैं रासायनिक उर्वरक भी बता देता हूँ जिनका इस्तेमाल आपको महीने 2 महीने के बाद प्रयोग करना होगा। उसमें नत्रजन अगर आप यूरिया के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम सवा किलो से लेकर 15 मतलब 1.5 किलो के बीच में आप नत्रजन का इस्तेमाल करें यूरिया के रूप में। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कम से कम आप जो है वो 1.5 से 2 किलो के आसपास सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। और म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ग्राम से लेकर 750 ग्राम के बीच में आप इसका इस्तेमाल करें। तो इन रासायनिक खादों का उपयोग आप कटाई के 1 से 2 महीने के बाद करेंगे, लेकिन कटाई के समय सड़ी गोबर की खाद और नीम की खली का प्रयोग और सिंचाई, जैसा भी आपने कहा, वो सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, इसमें जो खाद का क्या महत्व है? खाद देखिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अभी कहा ना कि इसका प्रबंधन कैसे किया, जब मैंने बताया कि 2 महीने बाद इसका जरूर, क्योंकि आपने जब कटाई कर दी अब कल्ले निकलेंगे तो कल्लों के लिए खाद का इतना ज़्यादा महत्व है कि जब तक अच्छी रासायनिक खाद या जैविक खाद का आप प्रयोग नहीं करेंगे उसमें उर्वरा शक्ति प्राप्त नहीं होगी और नए कल्लों का विकास नहीं होगा। तो कल्लों के विकास के लिए खाद का इस्तेमाल अत्यंत आवश्यक है और जो मात्रा मैंने बताई है उसको आप 2 तरीके से दे सकते हैं। पहली मात्रा कटाई के 2 महीने बाद पूरी नत्रजन, आधी नत्रजन की मात्रा आप देंगे और बाकी पोटाश और जो म्यूरेट ऑफ पोटाश और सिंगल सुपर फास्फेट मैंने बताई वो डालेंगे और उसके बाद फिर मई जून के महीने में शेष नत्रजन की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कल्लों के विकास के लिए और कल्ले विकसित होंगे तो हमारा जीर्णोद्धार सफल होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें अमरूद के जो अनुत्पादक पौधे उनके जो जीर्णोद्धार के विषय में जो जानकारी दी, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से भी धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।